हेलो एवरीवन, आज से हम बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर्यावरण को पढ़ेंगे जो सीटीईटी शिक्षक भर्ती और सीजीटीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है स्वयं के पर्यावरण को समझना। पर्यावरण अर्थात हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जिससे हमारा अंतःक्रिया होता है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं, जिसके साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर होता है। जैसे आसपास से हम देखते हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण को देखा जाए तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि और आवरण मिलकर बना है पर्यावरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरना, अर्थात चारों ओर जो घेरे हुए है उसी को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जीवन होता भी है और जिसमें जीवन नहीं होता है। सूर्य की रोशनी भी, हवा भी, सांस लेते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी हम क्रिया करते हैं वो कहाँ करते हैं? पर्यावरण में करते हैं। पर्यावरण हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण को हिंदी में देख लिया कि परिधन आवरण से मिलकर बना है, और पर्यावरण को इंग्लिश में देखेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ है पास पड़ोस। पास पड़ोस मतलब हम यहाँ पर है और हमारे आसपास में जितने भी चीजें हैं, जितना भी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करता है, वो सब पर्यावरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाए जाने वाली सभी वस्तुओं को पर्यावरण कहते हैं। वर्तमान समय में जो भी चीज हमें प्रभावित कर रहा है, जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हम चीजों को देख पाते हैं, अंधेरा होता है वह दूर होता है, और जो हवा से हम सांस लेते हैं, हमारा जीवन संभव होता है, पेड़ पौधे से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, ये सब से हमारा जीवन प्रभावित होता है। मतलब जो भी चीजें हमें प्रभावित करती है, इन सब के मिले जुले रूप को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के दायरा को समझ पाना तो बहुत ही असंभव है। इसको छोटे छोटे शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर पाते, फिर भी स्पष्ट रूप से दो घटकों में हम इसको विभाजित करेंगे। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वो सब चीजें आ जाती है जो प्रत्यक्ष प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, मतलब जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, वो प्रत्यक्ष प्रकृति से हमें नेचुरल चीजें होती है, जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, मानव उसको निर्माण नहीं करता। ठीक है, और दूसरा मानव द्वारा निर्मित सामाजिक वातावरण। ठीक है, सामाजिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसको मानव ने खुद बनाया है, या तो मानव उसमें आएगा, या फिर मानव के द्वारा निर्मित जितने भी सामाजिक या संस्कृति है, ये सब उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे जिसमें जीवन होते हैं और जिसमें जीवन नहीं होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश, मिट्टी और तापमान, जलवायु, ये सब क्या आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त होती है, जिसके निर्माण में मानव का हाथ नहीं होता है। और दूसरा जो है वो मानव सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें मानव ने खुद इसको बनाया है। रीति रिवाज और परंपराएं जो होती है वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होती है, अपितु मानव उसको निर्मित करता है। जो भी रीति रिवाज होते हैं वो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उसको हम फॉलो करते आते हैं। ठीक है, उसको मानव ने खुद बनाया है। अब जो इसको पर्यावरण को स्पष्ट समझने के लिए चार्ट दिया गया है। पर्यावरण को दो आधार पे, एक प्राकृतिक या जैव भौतिकी और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक या जैव भौतिकी में पहला आता है सजीव। सजीव जिसमें जीवन होता है। ठीक है, जीवन होता है जो सांस लेता है, जिसमें प्रजनन की क्रिया होती है। सजीव मतलब सजीव, ये किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक या जैव भौतिकी, जो प्रकृति से हमें स्वतः ही प्राप्त होती है। तो सजीव वो होते हैं जिसमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, अपने प्रजनन की क्रिया करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि, ये सब प्रदर्शित करते हैं। और निर्जीव वे होते हैं जो सजीव जैसी चीज नहीं कर पाते, जैसे उसमें वृद्धि नहीं होती, उसमें प्रजनन नहीं होती, उसमें विकास, ये सब नहीं होती, उसको सजीव कहते हैं। तो सजीव कौन आता है? पेड़ पौधे और मनुष्य है, जीव जंतु है, ये सब क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और निर्जीव में कौन होते हैं? तापमान है, हमारे आसपास के जो तापमान, रोशनी, मृदा और चट्टान है, भू आकृतिक कारक, धरातल, मृदा, चट्टान, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश या सूर्य। और जलवायु संबंधित कारक में
तापमान, उमस, वर्षा, वायु। ठीक है। अब मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? घर परिवार, जो उसके घर मतलब मानव जो निर्मित किया है उसमें घर परिवार उसके रीति रिवाज, उसके रहन सहन, स्थितियां, परंपराएं, व्यवसाय और मूलभूत सुविधाएं जितने भी है वो क्या होते हैं? और भवन, सड़कें, मानव जो निर्मित किया है या मानव जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं? मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, उसके रीति रिवाज, उसके मूल्य, उसके नैतिक मूल्य, ये सब क्या होते हैं? मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे देखेंगे पर्यावरण के घटकों के बीच अंतःक्रिया। पर्यावरण के घटकों के बारे में देख लिया कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव या मानव के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के घटकों के बीच आपस में क्या क्या अंतःक्रियाएं होती है, वे आपस में किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो पहले मानव से ही सभी सजीव प्राणी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। वे पर्यावरण का हिस्सा भी है और उस पर असर भी डालते हैं। पर्यावरण के अन्य हिस्सों और उनकी अंतःक्रियाएं भी करते हैं, इससे अंतःक्रिया होती है। आपस में अंतःक्रिया किए बिना नहीं रह सकते। जैसे मानव करता है भोजन प्राप्त किससे करता है? पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करता है। हमारे जो भोजन होती है वो किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, उसको हम खुद बनाकर खाते हैं। और हम जो हवा लेते हैं वो किससे लेते हैं? ऑक्सीजन जो लेते हैं वो किससे मिलती है? पेड़ पौधे से होती है। प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मानव प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आसपास के पर्यावरण और विभिन्न घटकों से प्रभावित होते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच आपस में अंतःक्रियाएं होती रहती है। ठीक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अंतःक्रियाओं से पर्यावरण के स्वरूप में चेंज होती है। ठीक है। पर्यावरण के जो घटक है उसके अंतःक्रियाओं को निम्न रूप से समझ सकते हैं। पहले प्राकृतिक पर्यावरण के सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया। प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव और निर्जीव घटकों के जो बीच की अंतःक्रिया है उसको हम देखेंगे। उसके बाद विभिन्न प्राणियों के बीच, अब सजीव निर्जीव की अंतःक्रिया को देखकर हम विभिन्न प्राणियों के बीच अंतःक्रियाओं को समझेंगे। और तीसरा में सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाएं, इन तीनों को विस्तार से समझेंगे। मानव से ही सभी सजीव प्राणी आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। ये प्राणी पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। जैसे जितने भी मनुष्य या जितने भी प्राणी हैं वो भोजन प्राप्ति के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। पर्यावरण के घटकों के साथ सजीव प्राणियों की निरंतर अंतःक्रिया होती है। पर्यावरण के जितने भी घटक होते हैं वह सजीव प्राणियों के निरंतर अंतःक्रिया। निर्जीव तो अपने स्थान में रहते हैं लेकिन सजीव प्राणी अंतःक्रिया के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं और पर्यावरण में निर्भर रहते हैं और विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करते हैं। ठीक है। अंतःक्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है? वो चीज वैसी ही नहीं रहती, स्वतः नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार नए जीवों का उद्भव होता है और परिवर्तन आता रहता है। और लाखों वर्ष में ऐसा होता है कि एक नया जीव उत्पन्न हो जाती है। मतलब पहले क्या थे? डायनासोर थे। डायनासोर के उदाहरण में अभी हम देखते हैं छिपकली को। छिपकली पहले क्या थे? यही डायनासोर बहुत बड़े बड़े होते थे, जो एक गांव के बराबर थे या फिर एक रूम के बराबर बहुत बड़े बड़े आकार में होते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुई और अंग का उसके विभिन्न प्रकार के जो अंग थे उसके ऑर्गन से उसका उपयोग नहीं हुआ और वो धीरे धीरे कम विकसित होते गए और छिपकली का रूप ले लिया। इसी प्रकार लाखों वर्षों में ऐसा होता है कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता रहता है और नए जीव का उद्भव होता रहता है, विकास होता रहता है। इस प्रकार नए जीव का निर्माण होता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने को कुछ हद तक पर्यावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। मैंने बताया है कि जिराफ जो है वो छोटे होते थे, उसका गर्दन छोटा होता था, लेकिन जब पेड़ की पत्तियों को खाने लग गए तो अपने गर्दन को उठा उठा कर खाते थे, तो धीरे धीरे उसका गर्दन क्या होते गए? बड़ा होता गया। इस प्रकार जीव क्या करते हैं? अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालते हैं ताकि उन्हें सामंजस्य करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से नए जीव का विकास होता है। जैसे जैव भौतिकी भूमि क्या होता है? भूमि जो है वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता रहता है। कभी पहाड़ का निर्माण होता है, कभी पर्वत का निर्माण होता है, नदी का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से, जिससे सजीव या निर्जीव अंतःक्रिया करते हैं उसे विभिन्न प्रकार के जगहों का, स्थलों का जैव भौतिकी रूप, मृदा की संरचनाओं का परिवर्तन होता रहता है।
इस प्रकार जल चक्र, मृदा, मौसम, चट्टान आदि का निर्माण होता है। अब हमने देखा सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया। अब दूसरा पॉइंट है विभिन्न प्राणियों के बीच अंतःक्रिया कैसे होती है। विभिन्न प्रकार के प्राणी एक दूसरे पर आधारित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होती है। खाद्य श्रृंखला मतलब जैसे घास है, घास देखा, घास के मैदान में घास को क्या खाते हैं, टिड्डा खाते हैं, टिड्डा। अब टिड्डा को कौन खाते हैं, मेंढक। अब मेंढक को कौन खाते हैं, मेंढक। मेंढक को कौन खाते हैं, सांप। और सांप को कौन खाते हैं, बाज। मतलब ये जो श्रृंखला होती है, इसको घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज। इस प्रकार के एक दूसरों को जो निर्भरता होती है, इसे क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है। और विभिन्न प्राणियों के मध्य अंतःक्रिया से पर्यावरण संतुलित रहता है। और जब इस प्रकार की अंतःक्रियाएं होती है तो ही पर्यावरण संतुलित रहते हैं। जैसे अगर यहां से हम निकाल दे, यहां से हम किसको निकाल दे, टिड्डा को, ठीक है, तो क्या होगा, टिड्डा को खाने के लिए किसी चीज, दूसरी चीज पर निर्भर हो जाएगा या फिर वो भूखा रह जाएगा। इस प्रकार से इस सभी को एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और आपस में क्रिया करके ही एक संतुलन का निर्माण करते हैं और जिससे पर्यावरण संतुलित रहती है। ठीक है, एक दूसरे पर ये अंतःक्रिया करते हैं और खाद्य श्रृंखला का निर्माण होते हैं। खाद्य जाल में जैसे घास, अब घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा तो खाता है लेकिन कौन खाता है, हिरन। कौन खाता है, खरगोश। मतलब एक ही चीज को जब विभिन्न प्रकार के जीव, एक ही चीज पर जब विभिन्न प्रकार के जीवों की पात्रता होती है या फिर बहुत सारे जीव उसी पर निर्भर रहते हैं तो एक जाल जैसी संरचना प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। इस प्रकार से पर्यावरण खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के द्वारा संतुलित रहती है। ठीक है। अब सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, दो हमने सजीव निर्जीव के बीच अंतःक्रिया, विभिन्न प्राणियों के बीच अंतःक्रिया। अब देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। अब पर्यावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों में होने वाली अंतःक्रिया, पर्यावरण के जो सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों में होने वाली अंतःक्रियाएं होती है वो अपेक्षाकृत बहुत जटिल होती है और इसका अंतःक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है, मानव होता है। क्योंकि ये सामाजिक सांस्कृतिक जो पर्यावरण होते हैं उसका निर्माण कौन करता है, मानव करता है, तो उसका केंद्र कौन होगा, मानव ही होगा। क्योंकि जो रीति रिवाज और परंपराएं होती है उसका निर्माण कौन करते हैं, मानव करते हैं, तो उसका केंद्र बिंदु स्वाभाविक रूप से मानव ही होगा। और प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई। क्या करते हैं हम, समाज का निर्माण करने के लिए घर का निर्माण करते हैं, मोहल्ले, पहले हम कस्बे का निर्माण करते हैं, गांव का निर्माण करते हैं, शहर का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो वन होते हैं, वन क्षेत्र होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उसकी कटाई करते हैं, वनों की कटाई होती है। इस प्रकार समाज या संस्कृति का निर्माण होता है। और शिकार करते हैं, शिकार जो करते हैं, पेड़ से जीव जंतु को मारना पड़ता है या निर्माण कार्य आदि के लिए पेड़ों की कटाई किया जाता है होती है। इस प्रकार दोनों के अंतःक्रिया से ही ये संभव है। अगर हम पेड़ की कटाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम समाज के अच्छे से निर्माण नहीं कर पाएंगे या विभिन्न प्रकार के जो हमारे सामाजिक स्थल है, पूजन स्थल है, उसका निर्माण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोनों के अंतःक्रिया होने से ही ये संतुलित रहता है। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इससे जो पर्यावरण की हानि होती है। ठीक है।